हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो हमने कल ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करा था जिसमें हमने ज्योग्राफी कुछ बेसिक देखे थे, जैसे उसकी शेप कैसी होती है। साथ में हमने देखा था कि लैटिट्यूड्स को कैसे ड्रॉ करा जाता है। आज इस लैटिट्यूड वाले टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और जो हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था उसका रिकैप करके देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अर्थ की शेप को ड्रॉ करेंगे तो हम बनाते वक्त उसको स्फेयर ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी शेप होती है वो जियोइड शेप होती है। और वो जियोइड क्यों होती है इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया था। हमने सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करा। सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो अर्थ के सेंटर से हमने एक लाइन डाली थी, उस सेंटर का नाम हमने क्या दिया था, 0 डिग्री लैटिट्यूड। और उस लैटिट्यूड को हमने स्पेशली क्या कहा था, इक्वेटर। तो अर्थ के सेंटर से 0 डिग्री पे जो लाइन जा रही है उसे हमने इक्वेटर नाम दिया था। सेकंड, उससे ऊपर नॉर्थ के अंदर 23.5 डिग्री पे जो लाइन जा रही है उसे हमने क्या नाम दिया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर उससे नीचे 23.5 डिग्री पे जो साउथ में लाइन जा रही है उसे हमने नाम दिया था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नॉर्थ के अंदर 66.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसको स्पेशल नाम क्या दिया था हमने, आर्कटिक सर्कल। और नीचे 66.5 डिग्री साउथ के अंदर जो लाइन जा रही है उसे हमने नाम दिया था अंटार्कटिक सर्कल। क्लियर है। और मैंने बताया था ये स्पेशल लैटिट्यूड्स है, इन्हें स्पेशल नाम दिया गया है क्योंकि कुछ काम है इनके, वो अभी काम हम देखेंगे क्यों इनको स्पेशल नाम दिया जाता है ऐसा। हालांकि मैंने थोड़ा सा बता भी दिया था आपको कि ये जो 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ वाली जो लैटिट्यूड्स हैं इसके बीच में जो गर्मी होती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है और इस रीजन को हमने टेम्परेट नाम दिया था। फिर ऊपर जो 23.5 से 66.5 है इसको हमने टेम्परेट, ऐसे नीचे भी हमने इस वाले रीजन को टेम्परेट नाम दिया था। 66.5 से ऊपर 66.5 से नीचे जाती इधर की तरफ साउथ में और उधर नॉर्थ में, ये फ्रिज स्टोन कहा था हमने इनको क्योंकि ये हमेशा जमे रहते हैं, यहाँ पे हमेशा आइस आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये बात तो कल हो गई थी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, इसको मैं कह दूंगा ग्रेट सर्कल, इसे मैं क्या कह दूंगा, ग्रेट सर्कल, तो बताइए वो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम सर्कल को ड्रॉ करें कुछ इस तरफ ऊपर से नीचे की तरफ, या हम सर्कल ड्रॉ करें अर्थ की इस तरह। ये अर्थ है, या तो सर्कल आप ऐसे ड्रॉ करिए या आप सर्कल को इस तरह से ड्रॉ करें। जब आप सर्कल को इस तरह से ऊपर से नीचे ड्रॉ करते हैं तो कल हमने एक चीज देखी थी, अर्थ का जो डायमीटर होता है इस साइड का ऊपर से नीचे वो होता है 12,714 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अर्थ का जो इस तरह डायमीटर होता है इस साइड्स के अंदर वो होता है 12,756 किलोमीटर। और हमें अब क्लियर हो रहा है कि अगर मैं सर्कल इस तरह से ड्रॉ करूंगा तो सर्कल छोटा रहेगा इन कंपैरिजन टू दिस सर्कल, क्योंकि ये 12,714 किलोमीटर है और ये 12,756 किलोमीटर है। अब ये वाला सर्कल सबसे बड़ा हो चुका है और इसलिए हम कहेंगे कि हम अगर कोई ग्रेट सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो एक्चुअल में हमें क्या ड्रॉ कर देनी चाहिए, इक्वेटर ड्रॉ कर देनी चाहिए, क्योंकि इक्वेटर जो होती है वही क्या होती है, ग्रेट सर्कल होती है। सबसे बड़ा जो अर्थ के ऊपर सर्कल ड्रॉ हो सकता है वो ग्रेट सर्कल है। सेकंड चीज इसमें पूछ सकता है, बताओ, चलो आप ग्रेट तो मुझे बता रहे हो पर बताओ सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल आप कौन सा ड्रॉ कर सकते हो, लैटिट्यूड से। लैटिट्यूड से सबसे छोटा सर्कल कौन सा ड्रॉ कर सकते हो। अब हमें दिख रहा है कि यार सबसे बड़ा सर्कल अगर ये वाला है तो आप इसमें ऊपर चलते चले जाओ तो 1 डिग्री थोड़ा छोटा हो जाएगा, 23.5 डिग्री उससे छोटा हो जाएगा, 66.5 उससे छोटा हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे चलते चले जाएंगे तो आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे और बिल्कुल 90 डिग्री वाले पॉइंट पे आप सोचोगे कि यार 90 डिग्री वो पॉइंट है जहां पे सबसे छोटा सर्कल ड्रॉ होगा। पर हमने कल भी देखा था कि 90 डिग्री एक पॉइंट है, ठीक है, वो कोई जगह नहीं है, वो एक पॉइंट, मतलब किसी जगह पे एक पॉइंट है सिर्फ वो, और उस पॉइंट पे हम कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो 90 डिग्री पे आप कोई भी लाइन, लैटिट्यूड वगैरह कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते, वहां पे बस एक पॉइंट लगा सकते हो। तो अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप 90 डिग्री पे ना करके 90 डिग्री से पहले, 80 डिग्री पे, 90 डिग्री से पहले 89 डिग्री पे आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। और वो जो सर्कल होगा 89 डिग्री पे वो आपका कौन सा सर्कल होगा, स्मॉलेस्ट सर्कल ऑफ लैटिट्यूड। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि सबसे छोटा सर्कल ड्रॉ करो लैटिट्यूड का, तो आप कौन सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, कितने डिग्री पे ड्रॉ करेंगे उसको, 89 डिग्री। क्लियर है।
चलिए दो चीजें हमने पढ़ ली, इसी चीज हम देखते हैं। और क्वेश्चन आपसे कर सकता है, बताइए जो दो लैटिट्यूड्स है, ये जो दोनों लैटिट्यूड्स है, जो 0 डिग्री है और मान लीजिए हम इसको कितना मानते हैं 1 डिग्री, तो 0 डिग्री से और 1 डिग्री के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 0 डिग्री से 1 डिग्री का डिस्टेंस कितना होता है? तो ये जो डिस्टेंस है ये अप्रॉक्स होता है आपका 111 किलोमीटर। कितना होता है ये? ये जो डिस्टेंस होता है ये 111 किलोमीटर्स होता है। अब 111 किलोमीटर क्या एकदम फिक्स है? नहीं, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये हमने अप्रॉक्स में वैल्यू ली है, क्योंकि इसकी वैल्यू 110 पॉइंट समथिंग कुछ 110 पॉइंट कुछ समथिंग होती है, तो हम वो पॉइंट्स वगैरह को ना लेकर हम इसको अप्रॉक्स लिख देते हैं। कितना? 111 किलोमीटर। लेकिन 111 किलोमीटर तो ये हो गया। बात रहती है कि जब आप ऊपर चलते चले जाते हो, ऊपर जाते चले जाओगे, ऊपर जाते चले जाओगे, जाते रहोगे, तो हमें पता लगता है कि दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा। कितना? 0 पॉइंट समथिंग 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 ज़्यादा मिलता है इसके, इस वाले रीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर आप इक्वेटर के पास में रहते हो तो लैटिट्यूड्स के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो पोल वाले के कंपैरिजन में कम होता है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस थोड़ा कम मिलेगा और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कितना सा फर्क रहता है? जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो सिर्फ कितना सा है? 0 पॉइंट समथिंग। इसलिए हम ये मानते हैं, हम इसको नेग्लिजिबल मानते हैं, ना के बराबर मानते हैं, और हम कहते हैं कि आप कहीं पे भी चले जाओ, टू लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस होगा, दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, वो हमेशा हमने कितना ही मान लिया? 111 किलोमीटर। ध्यान रखना ये वैल्यू अप्रॉक्स है, लेकिन आप इसको पुट कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप इसको पुट करके निकाल सकते हो आंसर। कितना आंसर मिल जाएगा आपको? जैसे दो जो डिग्रीज है इनके बीच में, दो लैटिट्यूड्स के बीच में कितना डिस्टेंस मिलेगा आपको? 111 किलोमीटर। तो अगर मान लीजिए मैं इस पर आप छोटा सा एक क्वेश्चन पुट कर लूँ, मैं कहूँ एग्जाम्पल, अगर आप 50 डिग्री पर खड़े और आपको जाना है कितना? 0 डिग्री लैटिट्यूड में, तो बताइए आपको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा? अगर आप 50 से 0 डिग्री तक जाते हैं तो आपको टोटल 50 डिग्रीज कवर करना पड़ेगा। मतलब आप 50 से 49, 49 से 48, 48 से 47, ऐसे करते 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 जब आप 0 डिग्री पे आओगे तो टोटल आप 50 डिग्रीज क्रॉस करते हुए आओगे। तो मैंने आपको बताया 1 डिग्री जो होती है, मतलब एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होती है 1 डिग्री में, वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो मैं आपसे पूछूं 50 डिग्री में कितनी हो जाएगी? तो आप 50 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 111 किलोमीटर से, और आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 5550 किलोमीटर। तो ये वो जो डिस्टेंस है मुझे ट्रैवल करनी पड़ेगी अगर मैं 50 डिग्री लैटिट्यूड से किसकी तरफ जा रहा हूँ? 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर जा रहा हूँ। क्लियर है? आ गई चीज समझ में? तो चांस तो नहीं रहते कि ऐसा वो कोई आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, बस वो आपसे क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पूछ सकता है कि बताओ अप्रॉक्स ये कितने किलोमीटर होती है 1 डिग्री से दूसरे डिग्री, जैसे 0 से 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स कितने किलोमीटर होती है। तो ये 3 चीज़ें, 3-4 चीज़ें जो हमने देखी ये कर लेना आप। अब हम लैटिट्यूड का थोड़े से और फिनोमिनास को देखते हैं। जो अच्छी चीज़ें क्या है कि क्यों मैंने ये स्पेशल लैटिट्यूड्स ड्रॉ करी थी, क्यों ये कैंसर, क्यों ये कैप्रिकॉन, क्यों ये आर्कटिक सर्कल, क्यों ये अंटार्कटिक सर्कल, ये क्यों ड्रॉ करे, इन चीज़ों को समझते हैं अब आगे। इसको समझने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही आप सबसे पहले एक अर्थ को ड्रॉ करिए। हम ऐसा करते हैं, इसको तो ड्रॉ करते हैं। ऐसा डायग्राम बनाएंगे इसका। तो ये मैंने एक अर्थ ड्रॉ कर दी यहाँ पे, और वही चीज़ें करेंगे। इसके सेंटर से हम क्या करेंगे, वो लैटिट्यूड्स वगैरह ड्रॉ करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि अर्थ जो होती है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये कौन सा होता है? नॉर्थ वाला। और ये जो पॉइंट होता है ये साउथ वाला। लेकिन हुआ क्या, थोड़ा करोड़ों साल पहले जब अर्थ फॉर्म हुई थी, उसके थोड़े टाइम बाद के अंदर अर्थ जो है वो रोटेट तो कर रही थी, वो अपनी जगह पे घूम तो रही थी आराम से, अपनी जगह पे रिवॉल्व कर रही थी। ठीक है, तो अपनी जगह पे जब ये रिवॉल्व करती चली जा रही थी, करती चली जा रही थी, तो हुआ क्या, अचानक से कोई बाहर का ऑब्जेक्ट, कोई बड़ा
मिटियोर टाइप का, एस्ट्रॉइड टाइप का आगे से टकराता है, और टकराने की वजह से अर्थ जो पहले इस तरह से रोटेट कर रही थी, तो वो क्या हुआ, इधर से आके टकराया, टकराने के बाद में ये थोड़ी सी टिल्ट हो गई। तो टिल्ट होने की वजह से क्या हुआ, पहले जब ये ऐसे रोटेट कर रही थी, हम इसको देखिए लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आपको ये आएगा। अर्थ जो पहले इस पॉइंट पे रोटेट कर रही थी, इस एक्सिस पे रोटेट कर रही थी, ठीक है, इस पे वो रोटेट कर रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे वो मिटेओर इससे आगे टकराता है, इधर से आगे टकराया, टकराने की वजह से यूं घूमी, और घूमने की वजह से जो इसका नया रिवॉल्व करने का जो पॉइंट है वो ये वाला बन गया। मतलब अब अर्थ जो है वो ऐसे ना रोटेट करके थोड़ी टेढ़ी होकर फिर वो यूं रोटेट कर रही है, ठीक है, वो इस पॉइंट पे यूं रोटेट कर रही है। जैसे कि आपने ग्लोब देखी होगी, जो ग्लोब होती है हमेशा उसको कभी भी ग्लोब सीधी नहीं रखते, वो टेढ़ी रखते हैं ग्लोब को। उसका कारण ये है क्योंकि अर्थ एकदम सीधे अपने सीधे एक्सिस पे रोटेट नहीं करती, ये पहले इस एक्सिस पे रोटेट कर रही थी अपने सीधे वाले पे, लेकिन आगे जब वो मिटियोर या एस्ट्रॉइड कुछ टकराता है, उसकी वजह से इसकी जो रोटेशन वाली एक्सिस होती है वो टेढ़ी हो जाती है, और टेढ़ी होने की वजह से अर्थ जो है वो कुछ इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो अर्थ इस तरह से घूमती चली गई। अब यहां पे क्या देखने को मिलता है, हमें पता चला कि अर्थ का जो नॉर्थ पॉइंट है वो ये वाला हो गया, और अर्थ का जो साउथ पॉइंट है वो ये वाला हो गया। पहले वो था लेकिन ओरिजिनली, लेकिन बाद में वो चेंज होकर कुछ इस तरह से हो गया। अब वो अगर इस पर रोटेट कर रही है, तो मैंने जो इक्वेटर ड्रॉ करी थी, जो हमने इक्वेटर को ड्रॉ करा था, इक्वेटर मैंने क्या कहा था कि अर्थ की जो सेंटर वाली होगी, लेकिन अर्थ तो ऐसे घूम गई, ठीक है, तो इक्वेटर भी जो पहले यूं थी, पहले जो इक्वेटर सीधी ड्रॉ कर रहे थे, वो भी क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, और घूमने की वजह से हम थोड़ा ड्रॉ करेंगे, इक्वेटर जो है वो कुछ इस तरह से बन गई, ठीक है, ये इक्वेटर हो गई। तो इससे ऊपर 23.5 पे क्या मिल जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 पे क्या मिल जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो अर्थ जब टिल्ट करी, अर्थ जब टेढ़ी हो गई, तो टेढ़ी होने की वजह से उसकी जो लैटिट्यूड्स हैं, कैंसर है, कैप्रिकॉन है, ये जो लैटिट्यूड्स हैं सारी ये भी क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है, टिल्ट हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो हम इसको लिख देते हैं, देखो ये तो हुई आपकी 0 डिग्री, ये आपकी हो गई 23.5 डिग्री, और ये भी आपकी हो गई 23.5 डिग्री। मैंने बताया ये साउथ हो गया, और वो क्या हो गया आपका नॉर्थ हो गया। ऐसे आर्कटिक सर्कल भी आपका टिल्ट हो गया, और जो अंटार्कटिक सर्कल की लैटिट्यूड है वो भी टिल्ट हो गई। लेकिन ये टिल्ट बनाने का फायदा क्या है, देखो टिल्ट बनाने का फायदा तो कुछ भी अपन समझेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले ये पता करें कि कितने डिग्री से टिल्ट हुई। जब वो मिटियोर या एस्ट्रॉइड से आके टकराया तो कितने डिग्री पर झुक गई है, ये झुक जाती है 23, तो यहां लिख देता हूं मैं 23.5 डिग्री पे। कितने डिग्री पे टिल्ट हो गई है, 23.5 डिग्री पे। तो ये जो यहाँ पे एंगल था इसका पे टिल्ट होती है, ये कितने का एंगल, 23.5 डिग्री का, इतने से ये टिल्ट हो गई। अब टिल्ट होने से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, प्रॉब्लम तो चलो कुछ भी क्रिएट नहीं हुई, लेकिन कुछ चीजें हमको नई देखने को मिली। क्या देखने को मिली, देखना, क्या ड्रॉ करा, ये ड्रॉ करा मैंने सन। क्या ड्रॉ करा है, सन को ड्रॉ करा। बात आई सर आपने इतना छोटा सन क्यों ड्रॉ करा है, सन तो बहुत बड़ा होता है। पर सन जो है ये अपन इस डायग्राम में समझने के लिए, अदरवाइज सन जो है अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होता है, वो दूर होने की वजह से हम इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे जिससे हमें पता दूर, क्योंकि दूर है तो दूर होने की वजह से अगर कोई चीज दूर होती है तो उसकी साइज कैसे हो जाती है, छोटी दिखती है वो। तो हमने इस तरह से इसको ड्रॉ करा, हमने माना कि सन बहुत दूर है जिसकी वजह से वो कैसे साइज का दिख रहा है, हमको छोटी साइज का दिख रहा है। तो अब देखो इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हो रहा क्या है, सन की साइज, सन बहुत दूर है जिसकी वजह से इसकी साइज क्या हुई, छोटी हो गई।
और अर्थ जो है वो थोड़ी सी क्या हो गई, टिल्ट हो गई। तो वाले इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिक्स हो। चलो इसको इतना छोड़ देते, 23.5 डिग्री से अर्थ जो है वो आपकी टिल्ट हो गई थी। तो अब देखो आगे, तो सन की रेज जो है वो अर्थ पे आके गिरने लगती है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि सन की जो रेज है वो डायरेक्टली कौन कौन से पॉइंट्स पे गिर रही है, या तो 23.5 डिग्री पे नॉर्थ वाले में, या 23.5 साउथ वाले में, या फिर वो किस पे आके गिर रही है, आपके सेंटर में बनी हुई इक्वेटर पे। सन की रेज इस तरह तो गिर रही है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बात करूं इधर वाले पॉइंट्स की, ऊपर वाली लैटिट्यूड्स की, कि यहाँ का क्या हाल है, तो यहाँ पे ये हाल है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि सन की रेज जा रही नहीं है, सन की रेज जा रही है, पर सन की रेज यहाँ पे किस तरह से ट्रेवल कर रही है, सन की रेज देखना, इससे क्या समझ में आया, इससे मुझे ये पता लगा कि अर्थ जो है, जैसे मान लीजिए सन के ये क्या करती जा रही है, रोटेट होती जा रही है, लेकिन इसकी झुकने की वजह से, इसके टिल्ट होने की वजह से, और सन जो है बहुत दूर है जिसकी साइज छोट, फिर ये हमें क्या दिखता है, छोटी साइज का दिखता है, उसकी वजह से क्या होता है, सन की जो रेज है वो डायरेक्टली सिर्फ कहां पे आके गिरती है, 23.5 पे। डायरेक्टली का मतलब है कि मैं अगर यहाँ पे कहीं पे भी खड़ा होता हूं, 23.5 से लेके 23.5 कैंसर से लेके कैप्रिकॉन पे, मैं अगर कहीं पे भी खड़ा होता हूं जाके, तो सन जो है वो डायरेक्टली मेरे को कहां दिखेगा, अपने सर के ऊपर दिखाई दे जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली उसकी रेज आके मेरे पे गिर सकती है। लेकिन अगर मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ 23.5 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो सन कभी भी मेरे कहां पर नहीं दिखेगा, सर के ऊपर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि सन की जो रेज है वो सीधी सिर्फ कहां तक आ सकती है अर्थ के ऊपर, 23.5 कैंसर से लेके 23.5 कैप्रिकॉन तक। ठीक है, तो इस वजह से ये वाले जो रीजन होंगे, ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला रीजन है 23.5 के अलावा, यहाँ पे कभी भी सन जो है ओवरहेड नहीं आएगा। ठीक है, ओवरहेड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ जैसे कभी बिल्कुल सिर के ऊपर जब सन आ जाता है तो आपकी शेडो फॉर्म ही नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि आपकी शेडो बिल्कुल अगर सर के ऊपर आ जाएगा तो शेडो बनेगी कहाँ पे, ठीक है, वो बिल्कुल नीचे बनेगी, जो कि शेडो हम मानते नहीं है। हम शेडो मानते हैं कि जैसे सन इधर है तो आपकी शेडो इधर बनी, सन इधर है शेडो इधर बनी, लेकिन जब बिल्कुल ऊपर आ जाता है तो हम देखते हैं कि शेडो नहीं बन पाती। तो इन वाले रीजन्स पे कभी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कि इन वाले रीजन्स पे आपको हमेशा शेडो देखने को मिलेगी, पर ये वाले जो पॉइंट्स है यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको कभी शेडो देखने को ना मिले, क्योंकि सन आपके बिल्कुल कहां पर आ सकता है, ओवरहेड पे आ सकता है। ठीक है, समझे आप? ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको ध्यान रखना है आपको कि सन की साइज क्यों छोटी है, क्या है ये, थोड़ा सा डायग्राम को समझो, इसकी अंडरस्टैंडिंग लो, पढ़ो इसको कि ठीक है क्या कह रहा है। थोड़ी सी अर्थ जो है वो टिल्ट हो रखी है, टिल्ट होने की वजह से सन की जो रेज है पहले वो सीधी आती है, लेकिन वो भी टिल्ट होके आ रही है। ये मैंने आपको बताया था कि हमने क्या देखा था, ये जो ड्रॉ करी थी, जो लैटिट्यूड्स ड्रॉ करी थी, इसलिए मैंने कहा था कि 23.5 और 23.5 जो कैंसर कैप्रिकॉन है, इसलिए ये ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, जरूरी हो जाती है। ये जरूरी इसलिए है यहाँ पे क्योंकि सन की रेज इन्हीं तक आ सकती है। अब सन की रेज देखो इन्हीं तक आ रही है, इन्हीं तक आने की वजह से क्या होता है, यही वो रीजन है जहाँ पे आपको जो गर्मी होती है वो क्या देखने को मिलती है, ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, इसके आगे स्टार्ट करते हैं। क्या आप नोट कर लेना, मैं कुछ और बताने जैसा रहा नहीं, बस ये चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। सबसे ज़्यादा तो इस पे आने की वजह से सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ देखने को मिलती है। इस डायग्राम को थोड़ा अपन खराब कर लेते हैं, गंदा कर देते हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, इस वाले रीजन में, क्योंकि सन की रेज यहाँ पे डायरेक्ट आती हैं। ठीक है, थोड़ी सी आपको फिर गर्मी कहाँ देखने को मिलेगी, गर्मी तो यहाँ पे है, थोड़ी सर्दी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली नहीं आती। एक चीज और समझो, अब देखो क्या हुआ, जब हम पहुंच गए बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट पे, ऊपर वाला पॉइंट कौन सा, ये वाला,
और ये वाला पॉइंट। तो आप देखते हो सन की जो रेज होती हैं, सन की जो रेज होती है वो इन पॉइंट्स तक सही से ट्रैवल कर ही नहीं पाती। सन की जो रेज होंगी वो इन पॉइंट्स तक देखना सही से ट्रैवल कर ही नहीं पाती। ये यहां तक आ गई, ये बस यहां तक आ गई, इधर तक चली गई, इधर तक चली। अब क्या ऑब्जर्व करा हमने, हमने ऑब्जर्व करा कि जो ये वाला पॉइंट है, बिल्कुल ये वाला, और जो बिल्कुल ये वाला पॉइंट है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि आपको दिख रहा है कि यार इधर वाले पॉइंट पे तो फिर भी सन की रे आ पा रही है, इधर वाले पे तो जा ही नहीं पा रही क्योंकि वो पॉइंट उधर की तरफ टिल्ट हो रखा है। तो उस पॉइंट पे सन की रेस पहुंचेगी ही नहीं, और नहीं पहुंचने की वजह से क्या होगा, हम कहते हैं ना कि वहां पे क्या होगा, 6 मंथ्स क्या देखने को मिलेगी आपको, नाइट देखने को मिलती है। वहां पे रात कितने महीने तक चलती है, 6 महीने तक रातें रहती है। और ये पॉइंट जो है यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो क्या होगा, सन की रेज आती जा रही है, आती रहेगी। अर्थ अगर अपनी घूमेगी भी, रोटेट भी कर रही है, तो ये अपनी जगह पे रिवॉल्व कर रही है, तो रिवॉल्व करने की वजह से भी क्या होगा, ये वाला पॉइंट तो अपनी जगह पे ही बना रहेगा। अरे कितनी घूमती चली जाए ये वाला पॉइंट तो यहीं रहेगा। हाँ ऐसा होगा, जब ये रिवॉल्व करती चली जा रही है तो कभी ये वाला पॉइंट इधर सन की तरफ आ जाएगा, फिर रिवॉल्व हो रही है तो कोई और पॉइंट आ रहा है, कोई और पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो रिवॉल्व करने की वजह से अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं, पर जो नीचे वाला पॉइंट है वो तो अपनी जगह फिक्स है। और फिक्स होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमेशा सन की रेज आती जा रही है, और इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 मंथ्स तक आपको क्या देखने को मिल रहा है, डे देखने को मिल रहा है। 6 महीने तक यहाँ पे दिन जाएंगे, रोटेट हो रही है, ये रिवॉल्व होती चली जा रही है, घूमती चली जा रही है अपनी जगह पे, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर अर्थ जो होती है रिवॉल्व करती है, जब अपनी जगह पे घूमती चली जाती है, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलते हैं, दिन और रात देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि होता कैसे है, जैसे मान लो मेरी तरफ सामने से लाइट आ रही है, अब मैं अपनी जगह पे रिवॉल्व कर रहा हूँ, ये मान लो इंडिया है, ठीक है, और ये अमेरिका है, तो हुआ क्या, सन की रेज आ रही है, इस पे गिर रही है, इंडिया पे बिल्कुल सीधी गिर रही है, तो इंडिया में अभी दोपहर का टाइम होगा, अब इंडिया रिवॉल्व कर रहा है, घूमता जा रहा है, अर्थ घूमती जा रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब रेज आ रही है इधर की तरफ रेज आने की वजह से अब इंडिया पे डायरेक्टली रेज नहीं गिर रही, अब इंडिया के ऊपर साइड में से रेज आ रही है, पर आ रही है, तो शाम का टाइम हो गया, लेकिन जैसे इंडिया इधर की तरफ जाएगा तो जाते ही क्या होगा, अब पीछे से रेज आ रही है, और पर इंडिया तो इधर की तरफ छुप गया, अब छुपने की वजह से यहाँ पे नाइट हो चुकी है, पर इंडिया जैसे फिर दोबारा घूमना, ये अर्थ घूमना चालू करती है, तो फिर से क्या होगा, इधर से रेज आएगी, पर अभी भी हल्की हल्की रेज आ रही है इंडिया में, तो ये हम कहते हैं सुबह का टाइम हो चुका है, जहाँ पे हल्की हल्की लाइट आना चालू हो जाती है, और जैसे फिर रोटेट करते हुए सामने आते हैं तो अब सीधी फिर से रेज आ जाती है। तो अर्थ जो होती है अपनी जगह पे जो रिवॉल्व करती है, जो घूमती है, ठीक है, रेड कलर ठीक है, रिवॉल्व करते वक्त इसको ऐसा रिवॉल्व करने में कितने घंटे लग जाते हैं, 24 आवर्स। इसलिए हम कहते हैं 24 आवर्स में क्या होता है, पूरे 24 घंटे ये पूरे हुए। ठीक है, तो 24 घंटे इस तरह चलते हैं आपके, 24 आवर्स इस तरह से काम करते हैं कि अर्थ जो है अपनी जगह पे रिवॉल्व करती रहती है। अब हुआ क्या, ये रिवॉल्व कर रही है, मैंने आपको क्या कहा, इधर से सन की रेज आ रही है, सन की रेज आके यहाँ पे मान लो सन की रेज आ रही है मेरे मुंह पे, ठीक है, अब सामने की तरफ आई, तो सामने की तरफ तो अर्थ, इंडिया घूम गया, तो इंडिया में रात हो गई, लेकिन हो रहा क्या है, अगर सन की रेज आ रही है और मान लो यहाँ पे टकरा रही है, अब मैं कितना ही घूमूं, पर ये जो पॉइंट है, समझ रहे हो, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है, ये हमेशा सन की रेज इसके ऊपर आके गिरती जा रही है, क्योंकि ये पॉइंट कभी छुप नहीं पा रहा, ये पॉइंट तो छुपेगा ही नहीं, ये तो बस घूमने की वजह से, ये अर्थ इंडिया वाला जो पॉइंट है ये तो छुप पा रहा है, ये तो इधर की तरफ आ गया, लेकिन जो ऊपर वाला पॉइंट है ये छुपता नहीं है, और नहीं छुपने की वजह से इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है, रेज आके गिरती चली जा रही है। ठीक है, लेकिन उधर वाला, लेकिन ये क्या है, अर्थ टिल्ट है, टिल्ट होने की वजह से ये जो पॉइंट है, अभी देखो कितनी आप इसको रोटेट कर, रिवॉल्व करते रहो अपनी जगह पे, कितना ही घुमा लो, उस वाले पॉइंट पे कभी भी सन की रेज नहीं पहुंच पाएगी। कब पहुंचेगी, जब ये अर्थ को आप यहां से उठाओ, उठा के लाके किधर रखो, इधर लाके रखो, कि कब पहुंचेगी, जब आप एक और है ना इधर अर्थ ड्रॉ करो, इसको कलर से ड्रॉ करते हैं,
आप क्या करो, इधर एक और अर्थ ड्रॉ करो। फिर आप ये बताओ, देखो समझना, कि आपने, मैंने कहा इसको उठा के इधर लिया, इधर लाने के बाद क्या करा, आपने देखा कि इसके ऊपर जैसे वो टिल्ट हो रखे, टिल्ट तो अब भी ऐसी ही रहेगी, टिल्ट ये अब भी ऐसी ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसका जो ये पॉइंट्स है, टिल्ट अब भी ऐसी है, इसी तरह इसकी क्या हो जाएगी, इक्वेटर इसकी अब भी इस तरह ड्रॉ होगी, कैंसर वाली हो गई, कैप्रिकॉन वाली हो गई। अरे समझ में, लेकिन हुआ क्या, फर्क ये पड़ा, अब जो नॉर्थ वाला पॉइंट है वो इधर आ चुका है और साउथ वाला इधर आ चुका है, और सन की रेज क्या हो रही है, अब इधर की तरफ आ रही है सीधी। तो सन की रेज अब भी देखो इस वाले रीजन में आई, और ये वाला रीजन आपका कौन सा रीजन था, फिर ये 0 डिग्री, 23.5, 23.5, इस वाले रीजन पे सन की रेज आती है। पर अब रेज कहां पे भी जाना चालू हो रही है, अब रेज जाना चालू हो रही है आपके वही किधर की तरफ, ये देखो, अब नॉर्थ पे सन की रेज जा पा रही है, लेकिन पूछो क्या साउथ पे जा रही है, नहीं पहुंच पा रही, बिल्कुल साउथ पॉइंट तक रेज नहीं पहुंच पा रही। तो अब क्या होगा, जब ये इधर की तरफ आ गया, तो अब यहां पर 6 महीने तक दिन जाएगा, क्योंकि कितने ही घूमते रहे, यहां पे घूमती रहे घूमती रहे, यहां पे जो है आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगी, सनलाइट देखने को मिलेगी। लेकिन इधर की तरफ क्या होगा, इधर की तरफ आपको 6 महीने तक सनलाइट देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, समझ में आया। देखो, इसको एक डायग्राम से और देखते हैं, हम एक डायग्राम निकालते हैं इसका, कि हमको रिवॉल्यूशन, तो ये जो अपनी जगह पे रिवॉल्व कर रही है, घूमती चली जा रही है, वो तो हमें समझ में आ गया कि कैसे दिन और रात होते हैं, कि पीछे चल जाता है पॉइंट, इसलिए सन की रेज नहीं पहुंच पाती, फिर वो सामने आ जाता है, दिन रात इस तरह होते हैं। लेकिन इन पॉइंट्स पे क्या होता है, ये जो सन की तरफ जो पॉइंट रहता है, या तो नॉर्थ रहेगा या साउथ रहेगा। अगर साउथ जो है वो सन की तरफ रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, 6 महीने तक दिन रहता है, ठीक है। लेकिन जब साउथ वाला इधर की तरफ आ जाता है, छुप जाता है, तो यहाँ पे फिर 6 महीने के लिए क्या हो जाती है, रात हो जाती है। लेकिन साथ में एक और चीज देखो, जब ये वाला पॉइंट इधर की तरफ है, अगर मैं इस वाले में बात करूं, इस वाले केस में बात करूं, तो यहाँ पे हो रहा क्या है, नॉर्थ वाला छुपा हुआ है, मतलब इक्वेटर के ऊपर जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो सन से थोड़ा सा दूर हो रखा है, क्योंकि वो टिल्ट हो गई, तो नॉर्थ वाला पार्ट थोड़ा सा दूर हो गया। वहीं साउथ वाला पार्ट टिल्ट होने की वजह से थोड़ा सा बाहर आ गया, मतलब किसकी साइड में आ गया, थोड़ा सा सन की साइड में। देखो यहाँ पे अगर इस वाले डायग्राम में देखें, तो यहाँ पे नॉर्थ वाला पार्ट थोड़ा सा दूर हो रखा है, ये रहा, थोड़ा सा दूर है। इसकी वजह से पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन की जो लाइट आएगी वो कम आएगी, ठीक है। सन की लाइट जो है वो बहुत कम आती है, और कम आने की वजह से क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको इस समय क्या देखने को मिलती है, विंटर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी, विंटर। वहीं सदर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्ट लाइट आ रही है सन की, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर आगे आ रखा है, इसका मुंह आगे निकला हुआ है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, समर। ऐसे इधर क्या होगा, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सामने आया सन के, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये वाला पार्ट, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला पार्ट जब सन के सामने आता है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है, समर। और जो नीचे वाला ये साउथ सदर्न वाला पीछे की तरफ चला गया, तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलती है, विंटर। देखो समझते हैं इसको, डायग्राम से समझते हैं इसे। बारिश से क्या क्या आपको,
मिनट थोड़ा सा वेट करो। अब ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसके अंदर आगे। अब जो हमने पढ़ा उसकी समरी सी दे रखी है आपको, ठीक है। हमने अभी तक तो वैसे बेसिक देख लिया था, लेकिन अब देखो अब इसको कैसे ये वर्क करती है चीजें। सन आपके सेंटर में रहता है, अर्थ जो होती है उसके रिवॉल्व करती रहती है। जो अर्थ रिवॉल्व करती है वो कौन से डायरेक्शन में करती है, हम कहते हैं वो एंटी क्लॉक वाइज। अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है, कैसे रोटेट करती है, वो रोटेट करती है एंटी क्लॉक वाइज। वो इस तरह से घूमती चली जाती है, ये ऐसे चलती है पर ये ऐसे चलती है उल्टी डायरेक्शन में। हम स्टार्टिंग मानते हैं अर्थ ने यहां से स्टार्ट करा, ठीक है। यहां पे जब स्टार्ट करा तो इस समय जो टाइम था वो था 21 दिसंबर, ठीक है। 21 दिसंबर जो है 22 दिसंबर का टाइम है। यहाँ पे क्या हो रखा है, अर्थ जो है वो अभी इसी तरह से टिल्ट हो रखी है, थोड़ी सी टेढ़ी। मैंने आपको बताया वो सीधी नहीं है, वो टिल्ट हो रखी है। टिल्ट होने की वजह से उसका नॉर्दर्न वाला पार्ट सन से क्या हो रखा है, दूर, और साउथ वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये किधर की तरफ आ रखा है, सन की तरफ, और ये वाला पार्ट देखो सन से क्या है, दूर है। तो वहां तक सन की रेस पहुंच नहीं पा रही। तो होगा क्या, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी आपको, रात देखने को मिले। यहाँ पे मतलब सन की रेस पहुंच नहीं पा रही तो वहां तो हमेशा रात रहेगी, और यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, दिन रहेगा। लेकिन सेकंड चीज क्या समझनी है, ये वाला जो सदर्न हेमिस्फेयर वाला पार्ट है ये सन की तरफ आ रखा है ज्यादा। इसकी वजह से यहाँ पर आपको जो साउथ वाला है पार्ट, इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, समर। वही नॉर्थ वाला पार्ट दूर जा रखा है तो वहां आपको क्या देखने को मिलेगा, विंटर। और देखो इन्होंने भी कहा है कि अर्थ जो है वो कितने डिग्री पे टिल्ट हो रखी है, 23.5 डिग्री पे वो टिल्ट हो रखी है। इसलिए देखो अब क्या हुआ, इसने यहां पे क्या कहा, ये है विंटर सॉलिस्टिस। क्या है यहां पर, ये विंटर सॉलिस्टिस। सॉलिस्टिस का मतलब क्या होता है, विंटर सॉलिस्टिस। सॉलिस्टिस का यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ, सॉलिस्टिस का मतलब है जहां पर अर्थ जो इक्वेटर होती है, इक्वेटर के ऊपर सीधे सन की रेज नहीं आती। सन की सीधी रेज देखो किस पे आएगी, इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे सीधी रेज नहीं आ रही, सन की जो सीधी रेज है, बिल्कुल जो सीधी रेज आने वाली है वो कौन से पॉइंट पे आएगी आपकी, देखो सन की सीधी रे आई, वो आ रही है इस वाले पॉइंट पे। और जो इक्वेटर के नीचे वाली लाइन थी हमने उसको क्या नाम दिया था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो सन की सीधी रेज जो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आ रही होती है। और जब ये रोटेट करता हुआ देखो इधर की तरफ आ गया तो यहां पे सन की सीधी रेज देखो किस पे आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। किस पे नहीं गिर रही, इक्वेटर पे नहीं आ रही। तो जब इक्वेटर पे सन की सीधी रेज नहीं गिरती है तो हम कहते हैं सॉलिस्टिस। कौन सा समय होता है वो, सॉलिस्टिस। लेकिन जब सीधी रेज गिर रही होती है तो उसे हम कहते हैं इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं उसे, इक्विनॉक्स। कौन सा टाइम है वो, ये वाला टाइम है, ठीक है। जब जो अर्थ है, जैसे मान लीजिए सन है और अर्थ इसके इधर की तरफ आ चुकी है, तो इधर की तरफ जब आएगी तो अब सन की रेस सीधी जाके कहां पे गिरना चालू हो जाएगी, इक्वेटर पे। जब वो घूम के फिर इधर आएगी तो अब सन की रेस कहां गिरना चालू हो जाएगी, इक्वेटर पे। तो जब सन अर्थ के, जब अर्थ जो है सन के इधर की तरफ रहती है, ये इस साइड में रहती है, तो हम कहते हैं वो समय जो होता है वो कौन सा होता है, इक्विनॉक्स होता है। कौन सा होता है, इक्विनॉक्स। और इक्विनॉक्स का समय कैसे, इक्विनॉक्स का समय आ गया, फिर जैसे वो इधर आती है तो इधर आने की वजह से सॉलिस्टिस आ गया, इधर सॉलिस्टिस आ गया। लेकिन जब यहाँ पे सॉलिस्टिस वाला समय आया तो हम कहेंगे नॉर्थ के अंदर तो क्या आ चुकी है, गर्मी, और साउथ में क्या आ चुकी है, सर्दी। तो इसको कहते हैं, साउथ के लिए तो क्या हो जाएगा ये, समर सॉलिस्टिस, सॉरी, पर नॉर्थ पे आ रही है डायरेक्ट सन की रेज, तो ये नॉर्थ वाला जो पार्ट हो जाएगा ये तो हो जाएगा आपका समर सॉलिस्टिस, और नीचे वाला जो है, जो ये सदर्न हेमिस्फेयर है, ये क्या कहेगा, विंटर सॉलिस्टिस। मतलब हमारे यहाँ पे गर्मी है, नॉर्थ के अंदर, इंडिया नॉर्थ में आता है,
तो नॉर्थ में इंडिया में गर्मी है और इधर की तरफ सर्दी रहेगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आप जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया है, उससे नीचे की जो पार्ट है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, सर्दी देखने को मिलती है। और देखो इस कह भी रहा है ये समर सॉलिस्टिस जब होता है तो हमारे यहाँ पे क्या समय बता रखा है, जून 21। और हम कहते भी कि जून 21 सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, सबसे बड़ा दिन क्यों, क्योंकि उस दिन देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया में से जारी होती है उसके ऊपर सन की रेस बिल्कुल सीधी आके गिरती है, और सन की रेस सीधी गिरने की वजह से क्या होता है, वहां पे दिन उस दिन का बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन फिर जैसे ही रोटेट करती हुई इधर की तरफ आती है तो यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे समय बदलता है। यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो जब इस पॉइंट से चालू करा तो इक्वेटर पे बिल्कुल सन गिरता जा रहा था। इस पॉइंट पे नॉर्थ पे भी उतनी लाइट गिरेगी सन की, इतनी कहाँ गिर रही है, साउथ पे। लेकिन जैसे ही आगे जाना चालू होता है तो अब ये पीछे जो साउथ वाला पार्ट है ये छुपता चला जाएगा, और कौन सा आगे की तरफ आता चला जाएगा, नॉर्थ वाला। ये हम कहेंगे यहाँ से लेके ये देखो नॉर्थ वाला आगे आगे, नॉर्थ वाला ही आगे, अभी भी नॉर्थ वाला आगे रहेगा, नॉर्थ वाला आगे रहेगा, नॉर्थ वाला इस पॉइंट तक, क्योंकि इसके आगे देखो अब साउथ वाला आगे आगे, तो इस पॉइंट तक ये नॉर्थ वाला पार्ट ही आगे रहेगा। तो यहां से लेके यहां तक जो 6 महीने पूरे होते हैं आधे चक्कर में, ये कहते हैं हम नॉर्थ वाले जो ये 6 महीने है इसके अंदर नॉर्थ वाला जो पार्ट है वहां पे पूरी सन की रेज आती रहेंगी, और सन की रेज आने की वजह से वहां पे क्या रहेगा, 6 महीने का दिन रहेगा, और पीछे जो साउथ है वहां पे 6 महीने की क्या रहेगी, रात रहेगी। लेकिन सिर्फ बिल्कुल नीचे पोल वाले पॉइंट्स पे, इन पॉइंट्स पे, पूरे साउथ में नहीं, सिर्फ पॉइंट्स वाले जो पोल्स हैं इन्हीं पॉइंट पे। और जब ये इधर चला जाएगा तो अब साउथ वाला आगे आ जाएगा और वो 6 महीने तक आगे रहेगा। तो साउथ के बिल्कुल जो पोल पॉइंट्स हैं वहां पे आपको 6 महीने क्या देखने को मिलेगा, दिन देखने को मिलेगा, और नॉर्थ वाले जो पोल्स हैं जो बिल्कुल पॉइंट वाले जो पार्ट्स हैं यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है, रात देखने को मिलती है। और ये आपने समझ लिया इक्विनॉक्स का मतलब जब किस पे गिर रही होती है, बिल्कुल इक्वेटर पे सन की लाइट गिर रही होती है। और इधर जो इक्विनॉक्स आता है, कौन सा वाला इक्विनॉक्स है ये, एक ये सोलिस्टिस है। सोलिस्टिस का मतलब क्या हो गया, जब वो इक्वेटर पे ना गिरकर किस पे गिरे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो हम उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब इक्वेटर पे नहीं गिर रही, सॉरी सोलिस्टिस, ये करेक्ट करना है यहाँ पे। अभी जो मैंने कहा इक्विनॉक्स का मतलब किस पे गिर रही है, वो इक्वेटर पे, और सोलिस्टिस का मतलब है वो इक्वेटर पे नहीं गिर रही, ठीक है। तो ये चीजें थी जो आपको समझनी होती है इसके अंदर, कि आगे रहेगा तो यहाँ पे समर है, यहाँ पे विंटर, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे जो 6 महीने जो गर्मी का मौसम रहता है वो ऐसे होता है कि मार्च 21 पे क्या होता है, इक्वेटर से इधर की तरफ चलना चालू करती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसमें हमारा इंडिया है वो सन की तरफ दिखना चालू होता है। इसकी वजह से मार्च 21 से क्या होता है, इसके बाद से हमारे यहाँ पे गर्मियाँ पड़नी चालू हो जाती है, गर्मी चलती रहती है। और गर्मी का पीक कब आ जाता है हमारा, जून 21 पे, क्योंकि उस समय बिल्कुल डायरेक्टली सन की रेस गिर रही होती है। फिर जब आगे जाता है तो हमारी धीरे धीरे गर्मियाँ कम होती है, और गर्मियाँ कम कब हो जाती है, सितंबर 22, ठीक है, सितंबर 22 पे फिर दोबारा से इक्वेटर पे आती है। अब हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जिसमें इंडिया है, अब वो पीछे की तरफ छुपना चालू हो जाएगा, और छुपने की वजह से क्या होगा, जो सितंबर के बाद वाला टाइम रहेगा वहाँ पे फिर इतनी गर्मी देखने को नहीं मिलेगी, तब तक नहीं मिलती। फिर आप चलते चले जाओगे तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर छुपता चला जाएगा, जितना छुपेगा उतनी ज़्यादा वहाँ पे सर्दी होएगी। तो होता क्या, दिसंबर 21 पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बिल्कुल उधर रहता है, और दिसंबर 21, 22 के आसपास यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा सर्दी देखने को मिलती है इंडिया में। फिर हम आगे की तरफ आते हैं तो धीरे धीरे अब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इधर की तरफ आता है, सामने आना चालू होएगा। तो इसके बाद क्या होता है, मार्च 21 के आसपास हमको फिर से जो हमारा ये सर्दी थी ये खत्म हो जाती है, और खत्म होने के बाद दोबारा क्या स्टार्ट हो जाती है, जो गर्मियाँ है वो स्टार्ट हो जाती है। बस ध्यान रखना यहाँ पे हमारी गर्मी सबसे तेज़ थी, पर गर्मी के बाद जब ये इक्वेटर पे आता है तो हम कहते हैं कि अब जो मौसम है वो हमारे इंडिया में कैसा मौसम आ चुका है, ऑटम का मौसम आ चुका है, ठीक है, पतझड़ का मौसम आ चुका है। फिर ये हमारी सर्दियाँ आती हैं, लेकिन तुम कहोगे इंडिया में पतझड़ कहाँ से आ गया, इंडिया में तो पतझड़ होता ही नहीं है। हमारे क्या होता है, गर्मियों के बाद में हमें जस्ट देखने को मिल जाते हैं मानसून, और मानसून की वजह से थोड़ी सी कहानी अलग हो जाती है। पर मानसून सिर्फ इंडिया में आ रहा है या उसके आसपास में थोड़ी जगहों पे आ रहा है, बाकी मोस्ट ऑफ द जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें हमको इस समय क्या देखने को मिलता है, ऑटम ही देखने को मिलता है, पतझड़ देखने को ही मिलता है, ठीक है। इंडिया का थोड़ा सा केस अलग रहता है कि यहाँ पे मानसून आ जाता है, मानसून की एंट्री हो जाती है। बाकी आप नॉर्दर्न पार्ट किसी में जाओगे वहाँ पे आपको ऑटम देखने को मिलेगा, पतझड़ का मौसम देखने को मिलेगा। पतझड़ के बाद में फिर हमारे यहाँ सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों के बाद आपके फिर से
सर्दियों के बाद जो हमारे फिर देखते हैं कि हम फूल खिलना चालू हो जाते हैं, जो मार्च का टाइम होता है, ठीक है, बसंत पंचमी वगैरह आती है, तो इस समय क्या होता है, फूल वगैरह खिलते हैं, और फूल खिलते हैं तो हम कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है स्प्रिंग का। किसका टाइम आ चुका है? स्प्रिंग आ चुका है। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? बसंत ऋतु आ चुकी है। तो बसंत ऋतु आती है, फिर हमारे यहाँ पे गर्मी, फिर ऑटम, फिर सर्दी, फिर स्प्रिंग। ऐसे बस ये पूरे साल इस तरह की साइकिल चलती चली जाती है। 6 महीने केस अलग रहता है, 6 महीने केस अलग रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हमारे यहाँ पे सीजन्स बदलते चले जाते हैं, कैसे सर्दी गर्मी आती है, ठीक है, क्यों 6 महीने के दिन होते हैं, क्यों 6 महीने की रात होती है सिर्फ पोल्स के ऊपर, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें, और यहाँ भी हम क्या देखते हैं कि पोल्स पोल्स आगे तो आ गए, लेकिन फिर भी सन की रेज इन पर डायरेक्ट नहीं जा रही है, सन की हल्की हल्की रेज ही यहाँ तक पहुंच पा रही है। समझ लो, आप नॉर्दर्न पॉइंट सामने आ गया, फिर भी पोल पे उसकी पूरी लाइट नहीं पहुंच पा रही सन की, थोड़ी बहुत जा पा रही है। इसकी वजह से क्या होता है, जो पोल्स होते हैं वहां पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, पिघल नहीं पाती, क्योंकि इतनी हीट पहुंच ही नहीं पाती जितनी चाहिए। वहीं जैसे देखिए आप इस वाले पॉइंट को देखो कितना सामने आ रहा है, तो यहाँ पे सवाल ही नहीं कि आपको कोई बर्फ देखने को मिल जाए, बिल्कुल सामने आ चुका है ना। इसलिए कभी भी आपको ये इक्वेटर, ये जो 23.5 होता है, यहाँ पे कभी आपको आइस वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। इससे ऊपर जाओ, इससे नीचे जाओ, तो आपको आइस देखने को मिलती है। और बिल्कुल अगर टॉप पॉइंट्स पे चल जाते हो, पोल्स पे चल जाते हो, तो वहाँ पे आपको आइस जो होती है पूरे साल देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे सन की रेज सही से पहुंच नहीं पाती, ठीक है। सन की जो रेज होती है, जो गर्मी होती है, इसे कहते हैं इंसोलेशन। क्या कहते हैं इसे? इंसोलेशन, ठीक है। इंसोलेशन मतलब सन की जो रेज आ रही है, सन की जो हीट आ रही है, वो अर्थ कितनी रिसीव कर रही है, वो पर्टिकुलर पॉइंट कितना रिसीव कर रहा है। हम कहते हैं जो पोल्स होते हैं इनमें इंसोलेशन कम होता है, ये कम रिसीव करते हैं। तो बाकी जो इक्वेटर वाला पार्ट होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, यहाँ पे इंसोलेशन ज्यादा होता है। तो ये बात हो गई। हमको बस जो लैटिट्यूड होती है वो इस तरह से देखो मैटर करती है। यहाँ पे हमने सिर्फ लैटिट्यूड को पढ़ा, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड का अभी तक कोई काम नहीं आया है, सिर्फ लैटिट्यूड के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड कर रही है। अगला लास्ट हम एक टॉपिक और देख लेते हैं, वैसे टॉपिक तो कुछ है नहीं, हम थोड़ा सा इसको मैप पे समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम मैपिंग जो है साथ करते चले जाएंगे। थोड़ा सा आप क्या है, क्लास के अंदर अगर मैप्स को देखते चले जाएंगे, थोड़ी बहुत चीज़ों को देखते चले जाएंगे, तो फैमिलियर हो जाएंगे। बाद में चीज़ें आपको याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम इतनी बार, जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, हम बहुत बार मैप्स को कर चुके होंगे, ठीक है। तो इन द एंड होते होते आपको स्पेशल मेरे को लगेगा नहीं कि कोई मैप की क्लास देनी पड़ेगी, है ना। वो सारा हम पहले ही कवर कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में कवर करते चले जाएंगे। मैप को बड़ा करते हैं। आप लोगों को हाँ दिख जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा जैसे वर्ल्ड मैप आ गया। अब वर्ल्ड मैप जो है, इसके अंदर अगर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को देखें कि वो कहाँ से जा रही है, क्या है, बस ये थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं। बाकी लैटिट्यूड में सब कुछ क्लियर हो चुका है, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा सा बस ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे ड्रॉ होंगी। तो 0 डिग्री पे आपको पता है, 0 डिग्री से एक लाइन बना दो, एक 23.5 डिग्री नॉर्थ पे बना दो, और एक 23.5 डिग्री साउथ पे ड्रॉ कर दो, ठीक है। इसके अलावा तुम कहोगे कि 66.5 भी तो बनाओ, ये लो 66.5, और ऐसे नीचे 66 गॉट इट। तो अब देखो, हमने ये जो लैटिट्यूड्स ड्रॉ करी हैं, तो हमें थोड़ा सा क्या आइडिया होना चाहिए कि जो मेन मेन लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर, कैंसर, कैप्रिकॉन, आर्कटिक, अनआर्कटिक, अंटार्कटिक, ये जो होती है कहाँ कहाँ से, कौन कौन से रीजन से ट्रैवल करती जाती है। अभी हम किसी कंट्री में नहीं देखेंगे कि किस कंट्री से ट्रैवल कर रही है या किस कैपिटल के ऊपर होती हुई जा रही है, ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ हमारा थोड़ा सा इनसे फैमिलियर होने का काम है कि किस कॉन्टिनेंट से जा रही है, किस कॉन्टिनेंट के ऊपर से जा रही है। तो कॉन्टिनेंट का हमें पता होता है, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ये आपका कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका। ये है आपका अफ्रीका, ये है यूरोप, इधर है आपका एशिया, और यहाँ पे कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और नीचे जो ये दिख रहा है आपको वाइट वाइट, ये वाला, ये कौन सा है, अंटार्कटिका, ठीक है।
वो है 7 कॉन्टिनेंट्स। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो है इनको आपको थोड़ा सा इनकी साइज के अकॉर्डिंग भी याद करना चाहिए, वो ज़्यादा भी सही रहेगा। मैं लिखवा भी देता हूँ कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट होता है वो होता है आपका एशिया। सेकंड नंबर पे जो आता है वो कौन आता है आपका? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद थर्ड नंबर पे कौन आता है? नॉर्थ अमेरिका। फिर कौन सा आता है? साउथ अमेरिका। फिर आता है आपका अंटार्कटिका। फिर उसके बाद में अंटार्कटिका के बाद में आया यूरोप। यूरोप के बाद में कौन आ गया नीचे साइड में देखिए? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होता है और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। तो आप इनको सीक्वेंस से याद रखें, सही रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कर लेता है, पूछ ले, तो आप इसके लिए रेडी रहें हमेशा। कभी कभार बेसिक चीज़ें भी पूछ लेता है वो हमसे कि ये सबसे बड़ी साइज़ का है, और ऐसे आप नीचे आते चले जाओगे तो साइज़ छोटी होती चली जाती है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटी साइज़ का कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। तो ये हमने कॉन्टिनेंट्स देखे। कॉन्टिनेंट्स के अलावा थोड़े से हम ओशियंस भी देख लेते हैं। जैसे 5 ओशियंस रहते हैं आपके। कौन कौन से ओशियन होते हैं? 5। हम इसको ड्रॉ करना चालू करते हैं। सबसे पहले ऊपर से लिखते हैं। ऊपर ही ऊपर मिलता है आर्कटिक ओशियन। ऊपर ही ऊपर कौन सा ओशियन है? आर्कटिक ओशियन। और नीचे नीचे आपको जो ये वाला रीजन है, इसको अंटार्कटिक ओशियन मत कहना, इसका हमने नया नाम रख रखा है, और इसका नया नाम क्या है? सदर्न ओशियन। ये कलर दिख भी रहा है क्या? नहीं नहीं, कलर दिख रहा नहीं होगा इस समय। लिख, लाइंस तो दिख रही होंगी। तो कौन सा ओशियन बताया मैंने आपको? सदर्न ओशियन। और उससे नीचे जो ये आपको कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है, कौन सा है ये? अंटार्कटिका। पर जो आपको ओशियन देखने को मिलता है वो कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। अब हमें पता है इंडिया के नीचे तो फेमस है हमारा खुद का ओशियन है। कौन सा ओशियन है वो? इंडियन ओशियन। ठीक है, कितने ओशियन हो गए? आर्कटिक, इंडियन, सदर्न। 2 बच रहे हैं। कौन कौन से बच रहे हैं? इधर वाला जो होता है, ये आपको यहाँ पे रीजन दिख रहा होगा, देखो ये वाला, क्या आपका पूरा है अटलांटिक ओशियन। फर्क इतना सा होता है, 0 डिग्री से ऊपर वाले को कहते हैं अपन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। 0 डिग्री से नीचे वाला जो है, ये 0 डिग्री से नीचे जो है, जीरो डिग्री से जो नीचे देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलता है? साउथ अटलांटिक। ठीक है, इंडियन ओशियन में नॉर्थ साउथ की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इधर की तरफ ही है। सदर्न ओशियन तो साउथ के अंदर आ ही गया। आर्कटिक ओशियन ऊपर ऊपर चला गया। एक हमें देखने को मिलता है ये रीजन रह रहा है, और इधर की तरफ भी ये रीजन रह रहा है। तो है क्या कि आपका 2D मैप है। 2D मैप का मतलब कि अगर आप ऐसे चलते चले जाओगे और जब आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे बिल्कुल एंड वाले पे, तो जब जैसे ही आप अगला कदम रखोगे तो आप यहाँ पे दिखोगे, और फिर आप चलते चले जाओ तो आप इधर आते चले जाओगे। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्योंकि हमने क्या करा, जो गोल मैप था उसको हमने, जैसे गोल था तो हमने इसको गोल ना रख कर ऐसे सीधा कर दिया। लेकिन देखो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट जो है एक दूसरे से मिले हुए तो है। तो वो ये ओशियन और ये ओशियन सेम ओशियन है, और इसका नाम है आपका पैसिफिक ओशियन। कौन सा ओशियन है ये? पैसिफिक ओशियन। आगे समझ में इस वाले एग्जांपल से कि अर्थ ऐसी है लेकिन हमने इसको खोलकर ऐसे 2D मैप बना रखा है, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के पास में ही है। तो पैसिफिक ओशियन यहाँ भी है और उधर आप वो सेम ही चीज है, लेकिन हम इसको चलो इधर लिख देते हैं। तो टोटल जो ओशियन है कितने हो गए? आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। पर मैं कहता हूं आप इनको भी क्या किसके अकॉर्डिंग याद कर लो? इनके साइज के अकॉर्डिंग याद कर लो। तो सबसे बड़ा जो ओशियन है वो कौन सा हो जाएगा आपका? पैसिफिक ओशियन। सेकंड नंबर पे जो आपकी सबसे बड़ा ओशियन है वो कौन सा है? अटलांटिक ओशियन। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आपका ओशियन आएगा वो कौन सा आता है? इंडियन ओशियन। फिर उसके बाद आता है आपका सदर्न ओशियन, और सबसे छोटा ओशियन जो है वो आपका कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। तो ओशियन को भी उनके साइज के अकॉर्डिंग याद रखें, कॉन्टिनेंट्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग याद रखें। 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 5 ओशियंस होते हैं। ठीक है, और
इक्वेटर जो है ये कहाँ कहाँ से जा रही है इसको हम देख लेते हैं। इक्वेटर स्टार्ट करी तो सबसे पहले वो एशिया से जा रही है, क्योंकि ये एशिया वाला पार्ट है और ये एशिया यहाँ तक आता है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर तक, फिर वो ऑस्ट्रेलिया चालू होता है। पर इक्वेटर जो है देखो एशिया से जा रही है, इधर अफ्रीका से जा रही है, साउथ अमेरिका से जा रही है। समझने वाली क्या चीज है, अफ्रीका को लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ये, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में ऊपर से जा रही है। इंडिया में इक्वेटर कहीं टच ही नहीं कर रही। इंडिया में टच कौन कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से गई, इंडिया को टच करी, लगभग इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है। फिर वो इंडिया से होती हुई देखो फिर से कहां से चली गई वो बेचारी, अफ्रीका से। अफ्रीका से जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, यहाँ पे आपको खूब सारे डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। जो बड़ा डेजर्ट है आप देखना होगा, आपने सुना होगा सहारा डेजर्ट, वो आपके यहाँ से देखो देखने को मिलेगा अफ्रीका के अंदर। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आगे जाती है तो आगे इस जगह से जा रही है, ये थोड़ा सा मैक्सिको के आसपास वाला पार्ट आ गया। फिर इससे आगे जाते हो खत्म हो गई है। तो क्या होता है, जब आप अमेरिका जाते हो तो अमेरिका में तो आपको इतनी कोई गर्मी देखने को नहीं मिलती, पर मैक्सिको में खूब गर्मी देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका मतलब है सन उनके भी डायरेक्टली रेज आती है, सन की रेज वहां डायरेक्टली आ रही है। नीचे देखते हो आप तो अगली जो ये लैटिट्यूड जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ऑस्ट्रेलिया को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है, प्लस साउथ अमेरिका को भी हाफ पार्ट में डिवाइड करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो नीचे नीचे से जा रही है। तो ऑस्ट्रेलिया को जब हाफ पार्ट में डिवाइड करी, इसकी वजह से देखो ऑस्ट्रेलिया पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आ गई बिल्कुल। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ भी गर्मियां ज्यादा देखने को मिलेंगी, साउथ अमेरिका में भी आपको गर्मी देखने को मिलेगी। और बेचारा अफ्रीका फिर से यहाँ पे लपेटे में आ गया। तो अफ्रीका तो ऐसा हो गया कि तीनों जो लैटिट्यूड्स इनके लपेटे में आ जाता है, जहाँ पे सन की सीधी डायरेक्ट रेज गिरती है। इस वजह से अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है सबसे ज्यादा गर्म रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गर्मी क्या रहेंगी, बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए डेजर्ट्स वगैरह भी यहाँ पे क्या मिलते हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। और डेजर्ट की तो और भी रीजन है, डेजर्ट का रीजन तो अपन देखेंगे, लेकिन आपने ये समझ लिया। सेकंड चीज क्या है, जो साउथ अमेरिका है यहाँ से एक तो इक्वेटर जाती है और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जाती है। इंडिया से सिर्फ एक ही जा रही है। इंडिया में कहाँ कहाँ से जाती है, कौन कौन से स्टेट से जाती है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आएगा उसका भी टाइम, वहां पे देख लेंगे, ठीक है। और 66.5 वाले की बात करें तो इनका यहाँ पे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि इनका लेना देना इतना सही है कि अगर आप इनसे ऊपर चले जाते हो तो आपको आइस मिलना स्टार्ट हो जाती है। जब आपको आइस मिलेंगी ऐसे 66 एंड आप नीचे चले जाते हो तो आइस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है ठंडा देखने को मिलेगा, रीजन में थोड़ा ठंडा देखने को मिलता है। लेकिन इसमें एक समझने वाली क्या चीज है, एक ये बात है कि जब आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हो नॉर्थ के अंदर, तो आपको देखो कितना सारा लैंड मास मिलता है, कितने सारे यहाँ पे जमीन ज्यादा है, यहाँ पे लैंड ज्यादा है, यहाँ पे देखो 0 डिग्री से ऊपर। लेकिन जब आप 0 डिग्री से नीचे आते हो तो देखो कितनी सी लैंड देखने को मिलती है, नीचे ज्यादा। मतलब अगर आप साउथ के अंदर जाते हो, सदर्न हेमिस्फेयर में जाते हो, तो वहां पे ज्यादा लैंड मास नहीं है। ज्यादा लैंड मास आपको किधर देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। इसलिए क्या होता है, सदर्न हेमिस्फेयर में हवाएं बहुत तेज चलती है, फिर कुछ है नहीं, रोकने वाली कोई जमीन है नहीं, सिर्फ समुंदर है, हवाएं बहुत तेज तेज चलती हैं यहाँ पर। हवाएं तेज चलने की वजह से यहाँ पे कुछ फेमस विंड्स भी है, जैसे आपने सुना होगा फ्यूरियस 50s, ठीक है, स्ट्राइकिंग 60s, रोरिंग 40s, ऐसे हैं ये विंड्स। अपन जब विंड्स वाला पार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे इनके नाम, लेकिन वो इधर की तरफ ज्यादा चलती है, तेज चलती है, बहुत स्पीड बहुत तेज रहती है। तो हमने ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड चीजें देख ली कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट से जा रहा है। आप इनको थोड़ा याद कर लेना, एक मैप आप भी लेना, इस तरह का ये जो मैप है वर्ल्ड मैप को लेना, ड्रॉ करना, देखना कहाँ कहाँ से जा रहा है। मैं अभी कह रहा हूँ कंट्री वगैरह ज्यादा याद मत करना, बेसिक बेसिक चीजें देखो, बस उनको पढ़ के याद कर लेना, ठीक है। लेक्चर बड़ा हो गया क्या आज? मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, एक पार्ट है, 5-10 मिनट और लगेगी, है ना, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। लैटिट्यूड से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि लैटिट्यूड पे अभी हमने जो चीजें देखी, डायग्राम से करें क्या, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कर। देखना, समझना बात। लैटिट्यूड में हमने क्या देखा कि 0 डिग्री के आसपास वाला ये जो रीजन था, यहां पे सन की रेज आ रही थी डायरेक्ट, और डायरेक्ट आने की वजह से देखना, मैं लिखता हूं
ब्लू सही है, दिख रहा है ब्लू के अंदर, कलरफुल लेते। ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन की क्या कहानी रहेगी अगर वहां पे सन की रेज डायरेक्ट आके गिर रही है? तो देखो ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, तुम कहोगे सर सन की रेज डायरेक्ट आ रही है तो वहां तो ना टेम्परेचर खूब ज्यादा देखने को मिलेगा। हाँ सही बात है, टेम्परेचर खूब ज्यादा देखने को मिलता है यहाँ पे, तो अपन इस तरह से लिखते हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है सर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सर सीधी सी बात है इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। अरे गर्मी ज्यादा होगी तो नदियों का पानी इवेपोरेट भी ज्यादा होगा, समुद्र का पानी इवेपोरेट ज्यादा होगा। अरे पानी इवेपोरेट ज्यादा होगा तो बादल ज्यादा बनेंगे, बादल ज्यादा बनेंगे तो रेनफॉल भी क्या देखने को मिलेगी आपको, ज्यादा। अरे रेनफॉल ज्यादा होगी तो फॉरेस्ट आपको यहाँ पे कैसे देखने को मिलेंगे, ज्यादा, ज्यादा भी होते हैं, घने होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, अमाउंट में भी इनका फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन इनके जो ट्रीज होते हैं इनकी हाइट भी हमें क्या देखने को मिलती है, बड़ी हाइट की ट्रीज देखने को मिलते हैं यहाँ पे। क्यों बड़ी हाइट के ट्रीज देखने को मिलते हैं, क्योंकि बारिश ज्यादा फॉरेस्ट ज्यादा, अब फॉरेस्ट ज्यादा तो वो घना हो गया, अब घना होने की वजह से क्या होता है ट्रीज में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि भाई मैं सन की लाइट ज्यादा लूं, ठीक है फोटोसिंथेसिस करूंगा, ये कहता है नहीं मैं लूंगा सन की लाइट, मैं फोटोसिंथेसिस करूंगा, फिर ये कहेगा नहीं मैं लूंगा। ऐसे करते करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे जो ट्रीज है इनकी हाइट कैसी होती चली जा रही है, लंबी होती चली गई, ठीक है। और अब जो नए ट्रीज आते हैं वो बड़ी साइज के स्टार्ट मतलब आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे ट्रीज की जो हाइट है वो आपको बड़ी देखने को मिलती है, पर आपको यहाँ पे जो एनिमल्स मिलेंगे क्या वो तेज भागने वाले एनिमल्स मिलेंगे, नहीं मिल पाएंगे। तेज भागने वाले एनिमल्स क्यों नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज जो होते हैं वो बहुत, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है बहुत ज्यादा घने, वो घने फॉरेस्ट के अंदर कोई तेज भागने वाला जो जानवर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बड़े जो ये तेज भागने वाले जानवर होते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो फिर आपको यहाँ पे कैसे जानवर मिलेंगे, आपको वो जानवर मिलेंगे जो पेड़ों पे भगते रहते हैं, इधर उधर कूदते रहते हैं, पता ही चल गया आपको किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बंदर और इससे रिलेटेड जो भी स्पीसीज वगैरह है वो थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि ये मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। एक हमारी एटीट्यूड को लेके जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्यों हमने ये पढ़ा, तो देखो हमारे इतने काम हो जाते हैं इससे। तो आप कहोगे एनिमल्स के नाम भी लिखो यहाँ पे सब कुछ, तो हम यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, आगे बहुत लेक्चर्स है अभी करेंगे उसके अंदर सारी चीजें। लेकिन अभी जो हम लैटिट्यूड हमारा जो मेन टॉपिक है उसके हिसाब से हम चल के चीजों को देख रहे हैं। आगे ये वाला पार्ट समझ में, तो ऐसी कहानी किसके अंदर देखने को मिलती है हमें, अगर मैं तुम्हें कहूं कि बताओ, तो अलग कलर से करते हैं थोड़ा सा, ये टेम्परेट रीजन, ये टेम्परेट रीजन, इनकी कहानी क्या है। अरे इनकी कहानी ऐसी है कि जो टेम्परेट रीजन होता है, टेम्परेट रीजन में क्या कहानी है कि सर यहां तो सन की रेज डायरेक्ट ही नहीं पहुंच पाती, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है यहाँ पे, कम। टेम्परेचर कम हुआ तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। पानी भाप बन के उड़ ही नहीं पाएगा ज्यादा, क्योंकि सन की रेज ही क्या आ रही है, कम आ रही है, गर्मी कम आ रही है, हीट ही कम हो पा रहा है वो, तो इवेपोरेट भी नहीं होगा। इवेपोरेट नहीं हो रहा तो ऊपर बादल नहीं बनेंगे, और बादल नहीं बनेंगे तो रेनफॉल कहां से होगा, और अगर रेनफॉल नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या आपको बड़े बड़े फॉरेस्ट, घने घने फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फॉरेस्ट देखना, अगर फॉरेस्ट ही देखने को नहीं मिलते तो क्या ट्रीज बड़े बड़े मिलेंगे, नहीं मिलेंगे बड़े। तो ये जो कहानी है किसकी रहती है, आपकी टेम्परेट रीजन की। पर आपको यहाँ पे वो एनिमल्स मिलेंगे जो क्या होते हैं, अब तेज भागते हैं, जगह मिल गई खूब, बड़े बड़े ट्रीज नहीं है, घने घने पेड़ नहीं है, खूब जगह है, भागेंगे आराम से, एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पे इस तरह, ठीक है। और भी चीजें हैं लेकिन अपन तो इसको सिर्फ यहीं तक देखेंगे। तो हमने ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन को देखा। आप कहोगे सर इसका भी थोड़ा सा बता दो एक बार, आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक का। तो देखो आर्कटिक ओशन वाला जो रीजन है ये हमेशा जमाव रहता है ना। जैसे हम बात करते हैं अंटार्कटिक वाले की, तो अंटार्कटिक जो है, ये अंटार्कटिका है जो देखा जाए तो ये भी एक तरह का क्या है, पूरा डेजर्ट है, एक तरह का क्या है, डेजर्ट। लेकिन ये कोल्ड डेजर्ट है। कैसा डेजर्ट है ये, कोल्ड डेजर्ट। क्योंकि डेजर्ट हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई जो पेड़ वगैरह वो उग नहीं पाते, ठीक है। क्यों नहीं उग पा रहे, क्योंकि वहां पे बारिश नहीं हो रही, इस वजह से नहीं उग पा रहे। अंटार्कटिका का यही रीजन है। अंटार्कटिका में क्या होता है, एक तो पहली बात ये इतनी नीचे आ चुका है, 66 एंड हाफ डिग्री से भी नीचे,
मतलब वहाँ पे सन की रेस बहुत कम पहुँच रही है, मिनिमम पहुँच रही है। मिनिमम पहुँचने की वजह से टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, हीट है ही नहीं वहाँ पे। हीट नहीं होने की वजह से इवेपोरेशन हो ही नहीं रहा, रेनफॉल नहीं हो रहा, फॉरेस्ट नहीं उग रहे, समझ रहे हो, ट्रीज वगैरह देखने को नहीं मिलते। जहाँ पे ट्री नहीं है, रेनफॉल नहीं है, फॉरेस्ट नहीं है, मतलब तो बंजर सा है सब कुछ, कुछ नहीं बच रहा। इसलिए हम अंटार्कटिका को क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। और सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है हमारा, ठीक है, अंटार्कटिका जो होता है। कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहा हूँ। वैसे अगर हम सारा डेजर्ट को ही पढ़ते हैं, लेकिन वो तो जो हॉट डेजर्ट के अंदर आता है उसकी कहानी अलग है। लेकिन अब अगर हम अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं तो कहेंगे हम वो एक कोल्ड डेजर्ट है। लेकिन समझाने वाले आपको यहाँ पे क्या चीज़ समझाई मैंने, कि देखो हमने क्या करा, ट्रॉपिकल रीजन का कुछ पढ़ा, टेम्परेट का पढ़ा, हमने देखा कि 66.5 डिग्री के नीचे की भी कहानी होती है अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट्स की। तो वहाँ पे क्या होता है फिर, ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, इनफॉल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो लैटिट्यूड से जुड़े हुए जितनी चीज़ें थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आप लोग इसे पढ़े, आपके पास कोई रेफरेंस बुक वगैरह है या जो भी चीज़ें हैं जिनसे भी आप पढ़ते हैं उनसे पढ़े, ठीक है। कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट वो करके बताएं कि आप सर ये डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो जो भी ऐसे प्रॉब्लम परेशानी है वो मुझे बताना। बाकी लैटिट्यूड वाला टॉपिक हो चुका है, कल से हम लॉन्गिट्यूड वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ट्राई करेंगे कि वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है तो वो एक ही लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर, जय हिंद।